हाँ। नमस्कार, मैं संजीव चंदन। स्वागत है आपका इस त्रिकाल में। हमने अब 9 बजे का जो लाइव हमारा शो होता था, अब हम लोग 8 बजे से इसे कर रहे हैं। कल से नियमित कर दिया है। बिहार चुनाव जनादेश को हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं, वोट चोरी वगैरह से अलग। वोट चोरी और ईवीएम वगैरह का मसला अपना पॉलिटिकल पार्टियों का मसला है, उससे ज़्यादा हम सबको समझना चाहिए कि ये जो जनादेश है वो किन कारणों से आया और इस जनादेश का संदेश क्या है। जो इस त्रिकाल के नियमित दर्शक हैं उन्हें पता है कि हम लोगों ने शुरू में ही कहा था कि एजेंडा मुजफ्फरपुर में सेट कर दिया है मोहन भागवत जी ने। मोहन भागवत जी का भाषण था और उसमें उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य बहुत दिनों तक नहीं रहता है बिहार को लेकर के। और तब हम लोगों ने व्याख्या की थी कि उनका वो चूंकि बहुत लंबे दौर से भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, फिर वो किस दुर्भाग्य की बात कर रहे हैं। तो उस दुर्भाग्य में शामिल हैं लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार। भारतीय जनता पार्टी की पूरी योजना थी कि बिना नीतीश कुमार के सरकार बनाई जाए और उसके लिए काफी सारा मतलब ग्राउंड वर्क था उनका, काफी सारा परसेप्शन क्रिएट करने की भी कोशिश थी। लालू प्रसाद जी के पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल को भी, हाँ मेरी आवाज शायद कोई नेटवर्क डिस्टरबेंस था। आपको याद होगा कि कई सारे बीजेपी के नेता ये बात करते हुए हम लोगों ने सुना है, उस पर कई बार बात भी की है कि भारतीय जनता पार्टी का अपना मुख्यमंत्री का सपना पाले हुए थे। बीजेपी के नेताओं में एक सपना पल रहा था, लेकिन जो मैंडेट आया उसमें नीतीश कुमार के लिए मैंडेट आया और नीतीश कुमार के कंधे पे भारतीय जनता पार्टी 4 सीट आगे रही, लेकिन नीतीश कुमार अनिवार्य बन गए। ये जो मैंडेट है वह अपने आप में संदेश दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर अपनी सरकार नहीं बना सकती, अपना मुख्यमंत्री नहीं बना सकती है। आगे कोई खेल हो जाए 6 महीने, साल भर, 2 साल में, एक अलग बात है, लेकिन फिलहाल तो इसकी सारी संभावनाएं धूमिल हैं। यहां तक कि लोजपा को भी उतनी सीटें नहीं मिली जितनी कि मिलकर के दोनों आपस में बना ले सकते थे, और वह भी यदि बनता तो बिना चिराग पासवान के ना बनना भी मोहन भागवत की हार ही मानी जाएगी। सीटों, विधायकों के जाति के हिसाब से भी देखेंगे तो जितने विधायक आए, कल भी हमने बात की थी, लगभग 75 विधायक सवर्ण स्पेस से हैं, बाकी गैर सवर्ण स्पेस के विधायक यहाँ आए हैं। बात सवर्ण और गैर सवर्ण स्पेस का सिर्फ प्रसंग नहीं है, बिहार की पूरी राजनीति या सोशल जस्टिस की ही राजनीति है, और सोशल जस्टिस के अपने अपने स्वरूप हैं। हमारे एक पटना में बड़े बौद्धिक चिंतक हैं महेंद्र सुमन, वो कहते हैं, और मैं एग्री करता हूं उनसे, कि बिहार में तमाम 3 तरह की पार्टियां हैं। सोशल, एक तो रेडिकल सोशलिस्ट पार्टी है, एक कंजर्वेटिव सोशलिस्ट पार्टी है, और एक उदारवादी सोशलिस्ट पार्टी है। तो इसके दायरे में ही, और कोई अम्बेडकराइट पार्टी तो है नहीं, तो आप कह सकते हैं कि दलित सोशलिस्ट समूह, क्योंकि रामविलास पासवान जी का भी अपना ये रहा है, बेस रहा है। और जब जीतन राम मांझी भी पार्टी बनाते हैं तो उसमें सेकुलर शब्द जोड़ना नहीं भूलते हैं। तो ये पूरा मैंडेट अकेले भारतीय जनता पार्टी का नहीं आ पाया, जिसके कंधे पर यदि सवर्ण और गैर सवर्णों के हिसाब से भी देखेंगे तो जिनके कंधे पर बड़ी संख्या में सवर्ण विधायक पहुंचे। लालू जी और नीतीश जी के बिना अपना मुख्यमंत्री बनाने का ये जो सपना है वो ध्वस्त हुआ है। इस पर हम लोग अगले 1 घंटे में बातचीत करेंगे, और बातचीत करेंगे पीके की, प्रशांत किशोर की। हमारे कई नियमित दर्शक, उनमें से कई लोग हमसे सवाल करते हैं कि आप जनसुराज से नफरत क्यों करते हैं, आप प्रशांत किशोर से नफरत क्यों करते हैं। प्रशांत किशोर से नफरत का सवाल ही नहीं है।
नफरत क्यों पाला जाना चाहिए। लेकिन व्याख्या के हिसाब से प्रशांत किशोर क्या कि अपनी कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं है, कोई स्थिरता नहीं है। वो खुद भी कहते हैं कि हम किसी आइडियोलॉजी में यकीन नहीं करते हैं। अवसरवाद को साधते हुए उन्होंने जो चुनाव जीतने की कोशिश की, यदि कोई भी दर्शक यदि नियमित देखते हो तो उन्हें याद होगा कि हमने कई बार अपनी बातचीत में कहा है कि प्रशांत किशोर देवानंद की तरह चुनाव लड़ेंगे और हारेंगे। देवानंद को भी कभी मुगालता हो गया था कि लड़कियां उनको बहुत पसंद करती हैं काला वाला कपड़ा पहन लेने के बाद, तो उन्होंने भी चुनाव में इस तरह की जोर आजमाइश की थी और बुरी तरह हारे थे। तो ये वजह साफ है। इनके अवसरवाद की स्थिति ये रही कि जदयू राजद भाजपा से छोड़कर या बेटिकट हुए लोग इनके यहाँ शामिल होते रहे। उसमें किसी भी तरह की कोई क्राइटेरिया नहीं, जेल से आए हुए लोग, अपराध वाले लोग, भ्रष्टाचार वाले लोग, सब तरह के लोग थे, जिसके खिलाफ प्रशांत किशोर अक्सर बोलते रहे। प्रशांत किशोर ने कोई भी अपना अभियान स्थिरता पूर्वक नहीं चलाई है। बहुत दिनों से चुप थे, लेकिन आज मीडिया में सामने आए और फिर से बड़बोलेपन के साथ आए। और चूंकि कुछ बोलना है तो बोलते हुए उन्होंने कह दिया कि नीतीश कुमार ने जो 10,000 रुपए दिए हैं वो 2 लाख रुपए यदि दे देंगे तब हम बिहार की राजनीति को छोड़ देंगे, क्योंकि उनका कहना था कि 25 से ज्यादा यदि सीटें आएंगी तो मैं बिहार की राजनीति को छोड़ दूंगा। तो अपने बड़बोलेपन के साथ तो मीडिया डार्लिंग भी हैं, पैसे हैं उनके पास, बहुत पैसे झोंके थे। नंबर 1 पे सोशल मीडिया में भारतीय जनता पार्टी ने पैसे झोंके, नंबर 2 पे प्रशांत किशोर ही थे। तो इसलिए प्रशांत किशोर को भी थोड़ा सा हम लोग जानेंगे, समझेंगे। अभी जो उनका बड़बोलापन है और अभी जो वो बात कर रहे हैं वो किस हद तक, कितनी देर तक टिकेंगे। उनके पार्टी स्ट्रक्चर में बेहद बवाल है। पार्टी तो उनका कुछ स्ट्रक्चर क्या है, वो बेसिकली आईपैक की कहानी है। पेड वर्कर्स हैं, जो भीड़ भी होती रही उसमें से 5,000 प्लस भीड़ होती है, यानी उनके 5,000 लोग पहले ही जिस क्षेत्र में प्रशांत किशोर को जाना होता है वहां पहुंच जाया करते रहे और इस तरह से उनकी भीड़ शुरू होती थी। तो हम लोग बात करेंगे मोहन भागवत और पी के, दोनों को बिहार की जनता ने सीख दे दी है। मोहन भागवत तो सीख थोड़ी सी ले सकते हैं, उनके यहाँ फिर नई रणनीति बनेगी, नई तैयारियां होंगी, लेकिन मेरे हिसाब से प्रशांत किशोर जल्दी ही बिहार की राजनीति में एक्स फेनोमेना के तौर पे दर्ज हो जाएंगे, ऐसा लगता है। इन सब पर हम लोग बात करते हैं। हमारे गेस्ट जुड़ेंगे, विनय जी का लगता है। विनय जी को पहले जोड़ लिया जाए। विनय सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप नेटवर्क में हैं, लाइट में भी हैं, लाइट भी आ गई आपके यहाँ। और जनता ने विनय सर कांग्रेस को भी उतनी सीटें नहीं दी कि वहां भी कोई बगावत हो जाए और भारतीय जनता पार्टी की सीट थोड़ा इतनी बढ़ जाए कि मोहन भागवत का सपना पूरा हो जाए। कांग्रेस भी 6 सीटों पर सिमट गई। मैं बहुत जिम्मेवारी पूर्वक कांग्रेस का नाम ले रहा हूं, इसलिए कि कांग्रेस भी उसी सवर्ण स्पेस पे की पार्टी है और टिकट भी उसी तरह से बहुत सारे सब कुछ है। वो एक एका होता है, तो वो एका चुनाव के दौरान भी दिखा, महागठबंधन में आपस में लड़ाइयों में भी दिखा, और जहां लड़ाइयां नहीं भी थी वहां महागठबंधन के दूसरे दलों के साथ कांग्रेस के लोग सहयोग करते हुए नहीं दिखे। हम लोगों को ग्राउंड पे जो उम्मीदवारों ने बताया या दूसरे लोगों ने बताया वो सब सामने था। तो कुल मिलाकर के मोहन भागवत का जो एजेंडा था उसको बिहार की जनता ने फिलहाल तो परास्त कर दिया है। हम अक्सर कहते हैं कि बिहार में, हमने एक वीडियो भी जारी किया था सुजातागढ़ से, कि राजनीति मध्य मार्ग ही बिहार की राजनीति का संदेश है, जो सुजाता का संदेश था, जो भगवान बुद्ध का संदेश था, जो जिससे दुनिया भर में जो फैला। तो ये मध्य मार्ग की सरकार फिर से बनने जा रही है। नीतीश कुमार गांधी मैदान में जाकर के वहां सब व्यवस्था वगैरह देख रहे हैं। फिलहाल तो जो सारे कयास हैं, इसलिए मैं फिर हम लोग अपनी पीठ थपथपा लें विनय सर कि हम लोग जो अब तक बात करते रहे गालियां खाकर भी, इस बार तो कम से कम पॉलिटिक्स में वो सब घटित हो रहा है जो हम लोग कहते रहे। नीतीश कुमार को लेकर भी हमने अपने यहाँ भी और दूसरी जगहों पर भी मैंने पर्सनली कहा कि नीतीश कुमार के बिना सरकार नहीं बनेगी। नीतीश कुमार अवश्यम भावी हैं फिलहाल तो। विनय सर, सबसे पहले मोहन भागवत का सपना टूटा, अपना मुख्यमंत्री, बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाने का। देखिए,
जो मोहन भागवत का जो सपना था या जो उनकी जो इच्छा थी, जो और बार बार जो है आरएसएस जो है वो मोहन भागवत जी के बयान के जरिए वो ग्राउंड टेस्टिंग करते रहते हैं, चाहे वो आरक्षण को लेकर के इसके पहले का उनका बयान हो या सामाजिक उसका का वो समाज बनाना चाहते हैं उस तरह का बयान हो। लेकिन जो ग्रास रूट लेवल पे वो जो उनकी समाज को लेकर के जो संकल्पना है, राजनीति को लेकर के जो संकल्प, जी प्रोसेस के लेवल पे वो चीजों को अपने हिसाब से करना चाह रहे हैं। और उस जो साधने में जो है, जो आपने कहा कि मध्य मार्ग जो है, वो मध्य मार्ग जो है जो बुद्ध के द्वारा दिखाया गया मध्यम मार्ग जो है, वो बड़ी बड़ी समस्या है उनके लिए। तो जो कांग्रेस का भी आपने संकेत किया कि कांग्रेस किस तरह से सवर्ण स्पेस से उसके भी लोग आते हैं। कांग्रेस की समस्या ये थी कि कांग्रेस का जो पिरामिड जो था उसमें उसका जो गुरुत्व केंद्र जो था वो पहले ऊपर था, अब वो गुरुत्व केंद्र नीचे खिसक रहा है, लेकिन उसका बेस चेंज करने की कोशिश अ, अ, जो है वो कर रहे हैं। लेकिन जो अलाइनमेंट है उनके अलग अलग उसका उसकी उनकी समस्या है। कांग्रेस सैद्धांतिक स्तर पर तो बदल रही है, लेकिन जो स्ट्रक्चरल लेवल पे जो है अभी बदल नहीं पाई है, जिसका उसका उसका नुकसान। जहां तक पीके की बात है तो हम लोग पहले से शुरू से कहते रहे हैं कि पीके जो है वो राजनीति को बिल्कुल जो है आइडियोलॉजी से हटा करके केवल प्रोसेस बनाना चाह रहे हैं। और उनकी जो ताकत थी, उनकी ताकत जी थी वो डेटा एनालिसिस की ताकत थी। पर डेटा कैसे बनेगा और उसकी प्रक्रिया क्या होती है, फैक्ट कहाँ से आते हैं, उसको कैसे चेंज करता है, उस पर उनकी पकड़ नहीं थी। उनका शायद अंदाजा था कि जो पॉलिटिकल पार्टियों ने जिस ढंग से आम लोगों के लिए राजनीतिक प्रक्रिया में भागीदारी का स्पेस कम किया है, और जिस तरह से लोगों बहुत सारे लोग जो राजनीति में अवसर के तलाश में थे और उनके लिए बहुत सीमित स्तर थे, अवसर थे, उसको देखते हुए उन्होंने मार्केट में उनको लगा कि शायद ये एक नया वो पॉलिटिकल, उनके हिसाब से ये पॉलिटिकल प्रोडक्ट का परफेक्ट मार्केट सिचुएशन था, जिसमें वो एक ऐसा प्रोडक्ट देंगे जो सबको फिट होगा और सबके लिए वो अवसर है। और वहां वो जो है चूक गए इस बात को समझने में कि आखिर ये जो बड़ा वर्ग जो राजनीति का जो असंतुष्ट वर्ग है, उसकी जरूरत क्या है। और 62 सीटों पर विनय सर पीके नोटा से भी कम उन्हें वोट मिला। मात्र एक जगह पे वो सेकंड नंबर पे रहे हैं और बाकी जगहों पे चौथे पांचवें नंबर पर गए। 3 पॉइंट सम % का उनको टोटल वोट उनको 16 लाख मिला है। कहीं पढ़ रहा था मैं, किसी ने चुटकी ली है कि जो फिल्म क्रिटिक ने यदि फिल्म बनाई तो फिल्म जितना जैसे फ्लॉप होती है उसी तरह का, हालांकि वो भी पीके का अति मूल्यांकन है। पीके की माने फिल्म क्रिटिक भी कायदे से वो डेटा एनालिस्ट होंगे, लेकिन राजनीति के भी वो फिदा हुसैन वाली फिल्म आपको याद होगी। फिदा हुसैन ने एक फिल्म बनाई जो मकबूल किस फिदा, मकबूल गजगामनी फिदा, फिल्म उन्होंने बनाई। लेकिन फिर भी उसमें एक विचार है। गजगामनी का ऑडियंस को में फेल हो जाना अलग बात है, लेकिन उसमें एक विचार है। प्रशांत किशोर की सबसे बड़ी समस्या कि उनके पास विचार ही नहीं था। बिना विचार के मुझे लगता है नमक बराबर भी विचार की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। विनय सर इसने फेल किया देखिए संजीव जी, जब आप गवर्नेंस फेलियर पे बात करते हैं तो आपको एक अल्टरनेटिव मॉडल देना पड़ेगा, वो और ऐसा मॉडल देना पड़ेगा जिसकी स्वीकृति जो है वो लोगों के बीच में हो।
और कोई चीज स्वीकृत या अस्वीकृत होगी या लोगों के सपनों को इंसाइट करेगी, उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपका जो है भविष्य को लेकर के, समाज को लेकर के और आदर्श समाज को लेकर के कोई एक विचार हो। वहां पीके जो है वो चूकते हैं। तो उन्होंने गवर्नेंस को लेकर के तो तमाम सवाल उठाए, लोगों का अट्रैक्शन किया भी, और जब वोट में जब देख रहे हैं कि नोटा से भी कम उनको वोट आया, तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि उनको लोगों ने पूरी तरह से खारिज किया। अन्यथा उनको जो है वो कम से कम नोटा से तो ज्यादा वोट मिलना चाहिए था। बिल्कुल। तो ये हुआ है हमारे साथ डॉक्टर फिरोज मंसूरी ने ज्वाइन किया है। फिरोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। गालियां और आपने भी बहुत। फिरोज जी को भी हम लोग को मतलब दाद देना चाहिए कि फिरोज जी तमाम धारा के विपरीत जाकर के भी अपनी बात पर टिके हुए थे कि जो है नीतीश जी बहुत बिल्कुल अच्छा प्रदर्शन करेंगे, बल्कि ये तो कह रहे थे कि हवा में उड़ जाएंगे। हम लोग तो ये नहीं कह रहे थे कि हवा में उड़ जाएंगे, हम लोग कह रहे थे कि कांटे का मुकाबला है। और एक समझ जो इन्होंने ये दी कि हम लोग जो अब तक ये मान करके चल रहे थे कि कांग्रेस के आ जाने के बाद जो है महागठबंधन जो है एक वायबल अल्टरनेटिव दे रहा है मुसलमानों को, तो एक मुश्त वोट जो है मुसलमानों का मिलना चाहिए। वहां इन्होंने जो जिसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ ऑडियंस, जो कम्युनिकेशन में हम लोग यूज करते हैं, वो यहाँ इन्होंने समझाया कि जो है मतदाता के रूप में मुसलमानों को हमको मोनोलिथिक नहीं समझना चाहिए। उनके अंदर भी जो है बिल्कुल। निच मार्केट है और यस, उनकी भी यस। अलग अलग प्राथमिकता है। बिल्कुल, गालियां खाकर भी इनकी शैली थोड़ी श्री कृष्ण सिंह वाली है, तो थोड़ा आक्रामक अंदाज में बात करते हैं, लेकिन पर गालियां खाकर वो जब आपको एस्टैब्लिश करना हो अगेंस्ट द करंट, तो शायद जरूरी पड़ता है। हाँ, तो कई बार जरूर। हम लोग थोड़ा उतना नहीं करते हैं। तो इसलिए फिरोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बहुत सारी बातें, मुकाबला तो कांटे का ही था और रिजल्ट भी उस तरह का आया, लेकिन जहां 36% वोट काफी होता है। थोड़ा हम लोग फिरोज भाई से वो समझेंगे कि जो सीमांचल वाला जो मसला है, बिल्कुल वो बिल्कुल, उसी पर सीमांचल आ का रहे हैं। रिजल्ट और जो ओवैसी के जो है घूम घूम करके जो कर रहे हैं उसका आगे क्या होगा, क्योंकि नैरेटिव्स बिल्कुल में जो है दोनों तरह की बातें चल रही है लगातार। ओवैसी के पुराने वीडियो को भी दिखा रहे हैं और नया भी वो दिखा रहे हैं, क्योंकि इसके बाद जो जो बड़ी लड़ाई है, वो बड़ी लड़ाई बंगाल की लड़ाई है, जहां मुस्लिम आबादी काफी है और वहां बीजेपी के सारे नैरेटिव्स चलेंगे, चाहे कम्युनल वाले हो, चाहे वो पोलराइजेशन वाले हो, चाहे वो माने बहुत आक्रामक प्रचार का। बिल्कुल। और वो सीमांचल का इलाका सटा भी हुआ है बंगाल से। फिरोज भाई लगता है, अच्छा आ रहे संजीव जी, आ रहे। जी बिल्कुल। तो हाँ, ये संजीव संजीव भाई आ जाए थोड़ा सा। आ फिरोज गए। भाई से जो समझने जी वाले हैं वो फिरोज भाई, एक तो है कि देखिए, मुकाबला जब रिजल्ट जाता है तो रिजल्ट को उस दिशा में जाना था, और इन लोगों ने 3-4% का जो पहले से गैप था एनडीए का, जो हम लोग बात करते रहे 2% का, वो पाट पाने में सफल नहीं हुए। और बहुत सारी वजहों से, बहुत सारी स्थानीयता के भी हम लोग चिन्हित कर रहे थे। लेकिन जो विनय जी कह रहे हैं, सवाल आपसे वही करेंगे कि देखिए, एक वैचारिक रूप से ओवैसी से आप असहमत हो सकते हैं, लेकिन एक जगह पे थे। और दूसरा कि भाई, ये एक ऐसा वक्त था जब राष्ट्र भाजपा ने और सरकार ने उनको डेलीगेशन के तौर पे जब से भेजा है, तब से ओवैसी विरोधी भी उनकी प्रशंसा कर रहे थे, ये जो हिंदू राष्ट्रवादी हैं। तो यही वो वक्त था जब आप ओवैसी के साथ नरम से पेश आते, या ओवैसी क्वेश्चन को सॉल्व करते, या या साथ होते, तो कांग्रेस से ज्यादा बेहतर होता क्या। फिरोज जी, रिजल्ट में वो न सिर्फ 5 सीट लाया है, बल्कि सरघाटी जैसी जगह हरा दिया, या वहां आपके दरभंगा वगैरह सब तमाम जगहों पे। जी फिरोज साहब। बिल्कुल संजीव भाई, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और विनय सर ने जो इशारा किया है उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और बहुत कठिन होता था जब आप विपरीत धारा में जाके अपनी बातों को रखते थे। बहुत सारे एलिगेशन, बहुत सारी गालियां आपने देखा भी, सुना भी।
वो जो तेवर रहा उस तेवर में तो मैं रहता ही हूँ, उससे मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता हूँ, क्योंकि वो जो तेवर वो हमारा तेवर नहीं है। वो तेवर उस समाज का है जो लगातार छले चले गए, लगातार वादे हुए उनके साथ कि नहीं मैं आपके लिए कर रहा हूँ, मैं ही आपके लिए सब कुछ सोच सकता हूँ। और बाद में पता चला कि धीरे धीरे करते एक तरह की गुलामी की तरफ लेके चले गए। एक टेकन फॉर अंडर होता है ना कि गारंटेड वाला कि नहीं जाएगा कहाँ, अरे इसका क्या है, इसको छोड़ो, इस मोहल्ले को छोड़ दो, ये मोहल्ला कहाँ जाएगा। तो ये जो धीरे धीरे मामला आया, तो ये 2005 तक आया तो चलता था, 2005 से पहले तक। 2005 के बाद बिहार में एक ऐसी तरक्की वाली सरकार आई जो जिन्होंने पिछले तमाम नैरेटिव को तोड़ता चल, ठीक है तमाम विसंगति होंगी, उनके विरोधाभास हैं, बहुत सारी चीजें हैं, उन्होंने इससे समझौता कर लिया, उससे समझौता कर लिया, ये अलग विषय है। लेकिन एक बात तो था कि एक डेवलपमेंट की तरफ जो लोगों की भूख थी, जो प्यास थी कि नहीं हमको भी आदमी की तरह जिंदगी जीना, मुझे भी अच्छी सड़कें चाहिए, मुझे भी अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, मुझे भी अच्छे कपड़े चाहिए, मैं भी नहीं चाहता हूँ कि बाहर जाऊं, और मुझे भी मेरे घर में भी कोई, काश कोई चपरासी का ही रोजगार होता, काश कोई जीविका ही होता, काश कोई आंगनबाड़ी होता, कुछ ऐसा हो जो हमारे अकाउंट में भी, हमारे भी पास में जो है वो सरकारी पैसा गिरता, वो पैसा भले 1500 क्यों नहीं हो। तो ये जो ललक थी ना 2005, 7, 6, उसको लेके एक समाज जो है खास करके मुसलमानों का जो पसमानदा अरजाल समाज था, तो और ये जो मैं जब भी बात करता हूँ पसमानदा अरजाल समाज, तो लोगों को सीधा सीधा लगता है ना कि 2-4 आदमी होंगे। नहीं भाई साहब, 2,31,00,000 में अकेले 1,75,00,000 है, और मात्र 5% सवर्ण मुसलमान को छोड़ दीजिए तो रेस्ट सब पसमानदा अरजाल है। तो ये कोई साधारण नहीं था। दूसरा ये था कि बार बार अकलियत, बार बार अल्पसंख्यक, तो ये भी एक प्रकार का चिढ़ाने वाली परंपरा थी कि मैं अकलियत नहीं हूँ, मैं भारत का नागरिक हूँ, जैसे बाकी नागरिक है, हम भी नागरिक हैं, और जैसे उनको अधिकार है मुझे भी अधिकार है, तो मुझे किसी खाते में मत दे। और ये सोचना कब शुरू किया, 2000 के बाद, जब तमाम तरह के तमाम आंधी तूफान झंझावात को सह चुके थे। अब क्यों बिहार में ऐसा हुआ और क्यों ओवैसी सफल हो जाता है। देखिए ओवैसी की विचारधारा से मैं आपको बता दूं, आज भी बहुसंख्यक मुसलमानों को कोई लेना देना, बल्कि जब ये चिढ़ाने वाली बात हुई ना कि 2% वाला मुख्यमंत्री होगा, वो डिप्टी सीएम होगा, तब ये मुसलमानों के जो सामाजिक जो जगे हुए तबके थे, जो शोषित वंचित तबका था, जो पिछड़ा अति पिछड़ा तबका था, उनको भी एक अपनी आइडेंटिटी तलाशना वो शुरू किया कि आखिर हम है क्या भाई, हम कीड़ा मकोड़ा है क्या, हम क्या हैं, हमको कहीं किसी लायक नहीं समझा जा रहा है। तो उसके बीच का जो वो तैयार करने वाला तबका कौन था, वो तैयार करने वाला तबका नीतीश कुमार का डेवलपमेंट, जो लगातार उसको एजुकेशनली तैयार कर चुका था, माइंड तैयार किया जाता, है, आर्थिक रूप से तैयार कर रहे थे, समाज में कैसे लड़ना है, कैसे सब दबंग और सामंतियों से लड़ना है, उसको कैसे आर्थिक रूप से मजबूत करके उसको ला रहे थे, ऊपर ला रहे थे। वो एक बैकअप था जो लगातार नीतीश कुमार जी बैकअप दे रहे थे, वहां रह के बैकअप दे रहे थे जहां के बारे में लोग कल्पना नहीं करता। और इनका से एक एजेंडा था कि नहीं वो भाजपा के साथ है, इसलिए वो मेरा दुश्मन है, और करते करते मुसलमानों को किसी लायक नहीं छोड़ा। आज के डेट में आज 11 और एक बात 11 बताइए फिरोज साहब, मेरा सवाल ये है कि ये आपकी व्याख्या के अनुसार ये वोट जो है वो नीतीश कुमार को मिला, वो तो हम लोग वेट करेंगे कि और जब पोस्ट पोल आधिकारिक सर्वे सब आएगा कि कितना मुसलमानों ने वोट किया। कुछ जगहों से आपको भी रिपोर्ट होगी, हमें भी रिपोर्ट थी कि जदयू को वोट किया है मुसलमान बूथों पे, लेकिन पसमानदा की ना बात करने वाले ओवैसी ने बेहतर परफॉर्म किया। इसके क्या ये सिर्फ लोकल फैक्टर था या क्या था, इसको जरा बताइएगा। और दूसरी जगहों पे भी उन्होंने महागठबंधन को हराने में बड़ी भूमिका निभाई। तो ये बताइए, आप जो कह रहे हैं उससे लग रहा है कि जदयू को वोट हुआ, जबकि ओवैसी फैक्टर एक क्वेश्चन है मेरा, और दूसरा कि कांग्रेस लगातार थर्ड मतलब फर्स्ट भी नहीं थर्ड चॉइस दिखाई पड़ रही है मुसलमानों का, दिल्ली में भी दिखी और बिहार में भी दिख रही है। क्या आप भी वैसा देख रहे हैं फिरोज साहब? नहीं, ये देखिए मैं जब ओवैसी की बात करता हूँ, मैंने पहले कहा कि ओवैसी की विचारधारा से बहुसंख्यक मुसलमानों का, और जैसे आम आदमी के लोगों की सहमति नहीं होती, उसी तरह तमाम लोगों की सहमति नहीं। लेकिन ये लगातार जो चिढ़ाने वाला जो मामला आ गया ना, जो वजूद का सवाल आने लगा, जब बार बार आ रहा था कि आखिर ये लोग टिकट क्यों नहीं देते थे, इनके पास सिर्फ एक बात कहना था कि इससे हिंदुत्व मजबूत हो जाएगा, इससे पोलराइज हो जाएगा। अब यहाँ मुसलमानों का जो 2000 के बाद का तबका था, जो जेएनजी वाला तबका था,
22 साल वाला और 25 साल वाला, वो कहता था हम ठेकेदारी लिए हैं क्या, हम सेकुलरिज्म के ठेकेदारी सिर्फ इस देश के मुसलमानों को है कि बाकी लोगों को है। और वो तब जब ये बोलता था तो उसके पीछे ये होता था कि भाई इनका यादव जी खड़ा होता है तब तो वहां मैटर नहीं होता है। डुमरांव में यादव जी खड़े हो गए बसपा से, अब वहां पर बहुत ही सेकुलर परिवार का एक आदमी खड़ा था, वो आदमी कह रहा था, वो किस लिए खड़ा था, उनको पूरा वोट बैंक का समीकरण मेरे साथ है, मैं तो 100% जीत जाऊंगा। लास्ट में मुझे वो घुमा के उन्होंने कहना भी पड़ा कि भाई एक तुमको विधायक तो चाहिए यादव, लेकिन सीएम भी तुमको यादव चाहिए। तो ये जो फैक्टर था, यही चीज से ग्रसित मुसलमानों का वो तबका था जो बार बार अंदर से एक चीर हो रही थी कि आखिर हम 5 साल के बाद सिर्फ इसके टूल्स होते हैं, इनके दिमाग में सिर्फ है कि पोलराइज हो जाएगा, इसको डर है कि हिंदुत्व जो है पूरी तरह से ये हो जाएगा और हमको ये हो जाएगा। इनका कहना था हम ठेका लिए हैं क्या, हमारी जितनी आबादी तुम हमसे बात करो ना, हमको तो उतना हिस्सेदारी, हम भी तुमको वोट दे रहे हैं जैसे बाकी लोग वोट दे रहे हैं, बाकी जैसे लोग वोट दे रहे हैं, पिछड़ा का जो छोटी छोटी 0 वाली जो जाति है वो वोट दे रहा है, उसी तरह हम भी तुमको 3% वाले हैं, 2% वाले हैं, 1.5% वाले हैं, हम भी तुमको दे रहे हैं। और ये पहले मुखर होकर ही होता था, अब जो कि नया जो जनरेशन है वो सीधा सवाल कर, क्योंकि तुम्हारे पास मोबाइल है। और आप कह रहे हैं ना कि प्रशांत किशोर खारिज है, ये वो सब ठीक है भाई साहब, लेकिन प्रशांत किशोर ने मुद्दे समझा दिए। प्रशांत किशोर ने हर मोबाइल पर 3 मिनट का 1.5 मिनट का जो मोबाइल वो जो मुद्दा गया था ना, वो सिर्फ अपने उस कैडर के लिए नहीं मुद्दा गया था, वो मुसलमानों के हाथ में भी था। वो बार बार पूछता था कि आखिर उनके साथ जो रहने वाला आदमी वो क्यों नहीं बात करता है आपके लिए, वो क्यों नहीं कहता है आपकी चिंता क्यों नहीं। वो बार बार राजद जैसे पार्टी में जो लगातार 30-40 साल से जो कब्जा किया हुआ मुस्लिम नेतृत्व को, उसको भी वो चैलेंज कर रहा था। अब वो सब मिला मामला आता तो उसको उन्होंने ओवैसी ने कैच कर लिया। ओवैसी को लगा कि यही मौका है, और ऐसा नहीं था। मैं आपको पहले भी आप पूरा रिकॉर्ड पीछे देखिए, आपने कहा था ओवैसी का क्या होगा, हमने कहा ओवैसी ना बढ़ेगा ना घटेगा, ओवैसी वही रहेगा, ओवैसी वही रहेगा। और ओवैसी लेकिन ओवैसी थोड़ा बढ़ गए फिरोज साहब, ओवैसी फिर भी थोड़ा बढ़ गए, और वो बढ़ ये गए कि कई जगहों पे उन्होंने, जहां उनका रीच उस तरह से पिछली बार नहीं दिखा था 2020 में, वहां भी उन्होंने परफॉर्मेंस किया। इस बार कई चीजें आ गया, देखिए सबसे बड़ा फैक्टर आ गया मुकेश सहनी। ये बात मुसलमानों को ये गले से बात नहीं उतरी कि ये हमको फॉर्मूला नहीं समझ में आ रहा है कि 0.3% बनपर जाति का या फिर एक सन ऑफ मल्लाह को आप डिप्टी सीएम ले रहे हो, 15 टिकट दे रहे हो, और 18% वाला जिसमें अकेले 13% पसमानदार मुसलमान है, उसको तुम मात्र 5 टिकट दे रहे हो। देखिए अभी तक इस पे विश्लेषण नहीं हो रहा, लोगों को लगता है मुसलमान को टिकट दिया। अरे मुसलमान अब इस बात को चर्चा कर रहा है कि मुसलमान को टिकट नहीं दिया, मुसलमान में किसी जाति को कितना तुम टिकट दिए हो, एक राइन जाति है वहां पे। तो ये महत्वपूर्ण बात है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, क्योंकि आज का विषय अलग है, क्या आप सहमत हैं कि यहाँ मोहन भागवत चारों खाना चित गिरे, नीतीश कुमार जो फिर से एक बार नेतृत्व लेने में सफल हुए? संजीव भाई ज्यादा इस पर टिप्पणी मैं नहीं करूंगा, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि नीतीश कुमार ने जी कभी कहे थे कुछ, याद कीजिए, नीतीश कुमार जी कहे थे, नीतीश कुमार जी की पिछली पुरानी टिप्पणी को भी याद कीजिए। आज नीतीश कुमार है इसलिए बिहार बच गया, अगर नीतीश कुमार नहीं होते, मैं बार लोगों को कहता हूं आप लोग जितना भी एलिगेशन नीतीश कुमार जी पे लगाइए, लेकिन सच्चाई है कि बिहार को उन्होंने बचा लिया। बिहार की नहीं, उन्होंने अब देश बचा लिया, क्योंकि ये साधारण चुनाव नहीं था। ये बिहार का चुनाव सिर्फ साधारण, इसके बड़े इम्पैक्ट होंगे। बंगाल का जो आप बता रहे हैं ना, बिल्कुल बंगाल का होगा। और बंगाल एक जगह एक डिबेट में बात हो रही थी कि अब बंगाल में क्या होगा, फला होगा चिला होगा, वो नाम सिर्फ ले रहा था सिर्फ एक आदमी का। वो कह रहे थे कि हमारा जो है ना, वो एआई ने कहा है कि योगी फैक्टर जो है बंगाल में ज्यादा काम करेंगे। हमने कहा कि आप नीतीश जी का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं, नीतीश जी का नाम क्यों, जब अयोध्या में उनका फैक्टर काम नहीं किया तो बंगाल में वो कैसे फैक्टर काम करेगा। आप नीतीश जी का नाम लेना शुरू कर दीजिए। अब नीतीश जी मॉडल ही पूरे देश में फैक्टर काम करेगा, क्योंकि नीतीश जी दोनों जगह उन तत्व से भी लड़ रहे हैं और वो तत्व से भी लड़ रहे हैं जो उनका अपना है। और आज सच्चाई है कि बिहार की बहुसंख्यक, देश का बहुसंख्यक समाज नीतीश कुमार जी के मॉडल के साथ हुआ है। तो इसलिए बंगाल में बिल्कुल कुछ नहीं होने वाला है, बिल्कुल कुछ नहीं होना। अगर नीतीश कुमार जी के मॉडल जाएगा बंगाल में कुछ नहीं होगा, जो होगा सब देखा जाएगा।
लेकिन जी अगर वो आपको लग रहा है कि सीमांचल में ओवैसी ने बहुत कोई करिश्मा कर दिया, ऐसा कोई करिश्मा नहीं किया है। वो जो जुनून था लोगों के अंदर, वो जो अंदर से एक गुस्सा था, वो लोगों ने उस गुस्से को पतंग छाप पर निकाल लिया, पतंग पर जाके बटन दबा दिया। गुस्से में कोई समर्थन, उनका कोई बहुत बड़ा कोई नेता बन के ओवैसी साहब नहीं उभर गए हैं कि मुसलमानों के नेता हो गए। मुसलमान का कभी नेता मुसलमान नहीं रहा, इतिहास है। मुसलमान का नेता हमेशा जब रहा वो गैर मुस्लिम रहा, गैर मुस्लिम रहा। जी बिल्कुल। मुसलमानों का आते हैं नेता भी मुसलमान नहीं हो सकता, याद रख लीजिए, बिल्कुल ये आते हैं इतिहास है। फिरोज साहब, आते हैं फिरोज साहब आपकी ओर। विनय सर, मुसलमानों का नेता, आवाज आ रही है आपको? मुसलमानों का नेता मुसलमान नहीं रहा, मुझे तो लगता है कि ये बहुत अच्छी बात नहीं, एक बीमारी भी है, क्योंकि मुसलमानों के मुसलमान नेता बेहद जरूरी हैं। उसके साथ साथ सेकुलरिज्म का अर्थ ये कतई नहीं है कि आपका अपना बेस ही खत्म हो जाए, कहीं जाकर के समाहित हो जाए। तो क्या आपको भी लगता है कि ये, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये ओवैसी के लिए एक चांस की तरह है, एक संभावना की तरह है, जहां वो खुद को ग्रूम कर सकें? मेरा एक सवाल। और मेरा दूसरा सवाल ये है कि जो बिहार की सीख है मोहन भागवत को, वो सिर्फ मोहन भागवत को नहीं है, मोहन भागवत का जो एक्सटेंडेड विचार जो कांग्रेस में फलता फूलता है, उसको भी सीख है। नीतीश कुमार को जो 2024 में बाहर कर दिया गया, यदि वो वहां होते तो शायद मोहन भागवत का जो सेंट्रल, माने केंद्र में जो सरकार है, आज वो भी उस स्वरूप में या तो एकदम नहीं होती या उस स्वरूप में नहीं होती, मोदी लीड नहीं कर रहे होते। बिहार ने ये भी सीख नहीं दी है क्या विनय सर? दोनों ही बात ओवैसी और, मुझसे पूछ रहे हैं? बिल्कुल आपसे ही दोनों सवाल। हाँ, देखिए, ओवैसी के लिए तो एक अवसर है ही। ओवैसी जो है, ओवैसी का भाजपा की बी टीम का आरोप लग रहा है, वो हो चाहे नहीं हो, लेकिन ओवैसी के होने से भाजपा को फायदा तो जरूर हो रहा है। और वो जो पुरानी संरचनाओं को ध्वस्त करने में उनकी भूमिका तो रही है। जहां तक आप बात कर रहे हैं कि नीतीश जी को अगर जो इंडिया गठबंधन से सॉरी, अगर वो इंडिया गठबंधन में बने रहते तो शायद ये परिणाम नहीं आता। ये बात तो दुरुस्त है अपनी जगह, क्योंकि मैं तो कहता रहा हूँ, रोज भी कह रहे हैं इस बात को कि जी थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस। तो नीतीश जी जो है वो सिंथेसिस या समन्वयवादी धारा का प्रतीक कर रहे हैं, और वहां पे स्पेस है सब लोगों के लिए, थोड़ा थोड़ा स्पेस है। और उन्होंने जो लालू, देखिए लालू जी के साथ में या बाकी लोगों के साथ में जो वो एक जिसको बोलते कैरिस्मेटिक कैरेक्टर वाला फैक्टर रहता होगा, पर नीतीश जी ने बहुत मेहनत से और बहुत समझदारी से वो स्टिच किया है समाज के अलग अलग वर्गों को, और उनके आकांक्षाओं को भी उस हिसाब से स्पेस दिया। इस लिहाज से उनकी जो जो स्किल है और पॉलिटिकल कैपिटल जो उनके पास में है, वो बड़ी है। और निश्चित तौर पर वो जो बाकी लोग जो नेता है, देश भर के नेताओं के साथ उनके अच्छे संबंध है, तो वो जरूर जो है इंडी गठबंधन की जो जो राजनीतिक जो उनकी जो हासिल होता वो जरूर अच्छा होता। वहां इंडी गठबंधन जरूर चूका। शायद राहुल गांधी इस बात से बहुत आश्वस्त नहीं थे कि जो है अगर नीतीश जी होंगे तो जो लीडरशिप पोजीशन में क्या स्थिति होगी, आगे क्या होगा, क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, वो सब हो सकता है। बाकी सूचनाएं हम लोगों के पास में उतनी नहीं होती। पर ये निश्चित तौर पर जो है, अभी भी देखिए कि जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसमें तमाम दबाव के बावजूद जो है नीतीश जी एक काउंटरवेट की तरह काम कर रहे हैं, जो भाजपा को एक दिशा में भागने से रोकते हैं। चाहे वो दबाव उन पे काफी रहा है, इसके बावजूद जो है अभी नीतीश और नायडू, चंद्रबाबू नायडू,
इन दोनों ने, देखिए चंद्रबाबू नायडू की भी अपनी राजनीतिक मजबूरियां हैं जिसकी वजह से वो भाजपा के साथ हैं, लेकिन इसके बावजूद वो लगातार जो भाजपा के जो आक्रामक तेवर को थोड़ा डैम्प करने का काम करते थे। और यही काम जो है नीतीश जी की जैसे ताकत बढ़ी है, ये जो है वो भारतीय राजनीति को थोड़ा और भी जो है वो पकड़ करके रखेगी कि बहुत एक यूनिडायरेक्शनल नहीं होगी और बहुत ज्यादा आक्रामक नहीं होगी। तो इस हिसाब बिल्कुल। से नीतीश जी जो है वो और बहुत जरूरी है। बिल्कुल और ये चलिए ये जो संदेश है जो आप कह रहे हैं, वो एक बैलेंस का काम वहां सेंटर में भी कर। एक सवाल मेरा और भी था ओवैसी को लेकर के। फिरोज जी जो कह रहे हैं कि ओवैसी नेता नहीं हो सकते, मैं सहमत भी नहीं हूं। और दूसरा, क्या आपको नहीं लगता कि ओवैसी नहीं, को एक वो स्पेस मिला है इस बार आगे जिस तरह आगे से आगे वो अपनी? जिस तरफ इशारा कर रहे हैं ना फिरोज जी की, जो भाजपा की जो खास करके उसके लोअर कैडर की जो जो स्टेटमेंट्स और जो शैली जो रहती है वो काफी मुसलमानों को अनॉयड करती, क्योंकि उनको बहुत अपने गुस्से को वेंट करने की जगह उनके पास में लगातार कम होती जाती है। तो ऐसे में जब कोई ओवैसी जैसा नेता सामने आता है, तो वो भले सरफेस पे आपको नहीं दिख रहा हो कि ओवैसी मुसलमानों का नेता है, लेकिन जैसे क्रिकेट मैच में होता है कि गुस्से में जो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगता है कई बार, तो भले पाकिस्तान से प्यार करता हो नहीं करता हो, उसके अलग अलग, वैसे ही कुछ जो है ओवैसी की राजनीति जो है रिवर्स बाउंड में चलती नजर आती है, और फिर वो भाजपा को भी सूट करता है। तो भाजपा, और उनका ये बयान दुरुस्त है कि भाई ठीक है, जो है सेकुलरिज्म को बचाने की जिम्मेदारी जो है सबकी है, सिर्फ बिल्कुल। उन्हीं की नहीं है, उनको भी नहीं, अपनी मैं राजनीति सहमत भी करने का, मैं तो उनसे उनको भी इसलिए भी सहमत हूँ। देखिए, हाँ, फिरोज भाई से भी और समझेंगे, कुछ कमेंट्स भी हैं। लेकिन जब जैसे ये अध्ययन आए हैं, हमने स्त्री काल में भी बात की है, औरंगाबाद वाई आई एम नॉट अ हिंदू वुमन, एक की राइटर हैं। तो वहां से फिर मेरा ध्यान गया था। ऐसे आमतौर पे तो ध्यान दिखता है, लेकिन बहुत सारा सच आप विश्लेषण की तरफ नहीं लेकर के आ पाते हैं। तो उन्होंने कहा कि कैसे एक तो घेटवाइजेशन बढ़ा पिछले 30-35 सालों में, और दूसरा कि मुसलमानों के इलाके में विकास कार्य को धीमा कर दिया जाता है। आप आज भी चले जाइए किशनगंज और ये इलाका संजीव जी, आपने बोला तो अभी तुरंत मुझे याद आया, क्योंकि मैं जमशेदपुर से रहता हूँ, आता हूँ, और वहां मैंने कई अच्छे मुसलमानों का ये दर आप देखेंगे, वहां जब जाएंगे जमशेदपुर में, तो आप देखेंगे कि जो मानगो का इलाका है या जो धक्केडी का इलाका है, वहां से जो लोग गल्फ में गए उनके पास पैसे आए हैं, अच्छा घर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उनके पास में जो नागरिक सुविधाएं जो 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 होना चाहिए, सड़कें और वो जो खुली जगह में वो रह पाए, लोगों के साथ घुल मिल पाए, उसका दंश है उनको, क्योंकि जो दंगों ने जिस हिसाब से उनको, जो आपने गेटवाइजेशन की बात की ना, तो वो वहां वो दिखता है। और इस तरह का जहां भी हिंदुस्तान में जो भी है, चाहे वो बटला हाउस हो, जो जामिया वाला इलाका हो, जहां लोगों ने ये शिकायत की थी कि भाई पैसे हैं उनके पास में, लेकिन जब आप किसी मोबाइल कंपनी वाले को बोलेंगे घर आकर के पैसे ले जाओ, या पिज्जा डिलीवरी वाले को बोलेंगे कि आप पिज्जा डिलीवरी दे दो, तो वो नहीं तो सुविधा होती है। तो ये ये जो सारी एक एंगल है, चीजें बेसिक बात है फिरोज साहब। जो स्टेट है, स्टेट की फंक्शनिंग धीरे हो। जब नेता आपका होगा तो सदन से लेकर के तमाम जगहों पे आवाज उठाएगा, और तब एक सेकुलर फोर्स का ही काम होगा। वो कोई वो उसमें धार्मिक ध्रुवीकरण का मामला कम है। ये जो कह रहे हैं आई एम तनवीर कि वैसी मुसलमानों के नेता कभी नहीं बन पाएंगे, इसकी वजह है मुसलमानों को सिर्फ बाहुबली क्रिमिनल चेहरा मुसलमान नेता चाहिए। शहाबुद्दीन से मुख्तार अफजल तमाम ऐसे नाम हैं, दुर्भाग्य है। नहीं नहीं वो ये उसमें फिरोज साहब से जी। हाँ विनय सर, उसमें आपकी मैं भी एक छोटी। टिप्पणी जोड़ देता हूँ, क्योंकि जो इस तरह का जब माहौल होता है, तो एक बार एक किसी नेता ने मुझे कहा था कि भाई मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा जो सवाल है उनका सिक्योरिटी है।
और वो उसको सिक्योरिटी मिलेगा तो वो पंचर साट के भी कर लेगा। और इसीलिए उनके बीच में जो है कई बार इस तरह के नेता उभरे हैं जो स्टेट से बार्गेन करके उनको सिक्योरिटी देते हैं और बदले में वो अपने हिस्से की जिसको बोलते हैं कि पाउंड ऑफ फ्लेश वो लेते रहे। ये दुर्भाग्य है कि जो सेकुलर पार्टियां जो है उस तरह से मुसलमानों को आश्वस्त नहीं कर पाई। फिरोज साहब नहीं, जो सवाल है उनका वो ये नहीं कह सकते कि बाहुबली को ही नेता मानते हैं, क्रिमिनल को ही मानते हैं। हाँ, ये एक नैरेटिव रचा गया है, उनको ज्यादा ब्रेक दिया गया, ज्यादा दिखाया जाता है, ज्यादा उन पर चर्चा करता है, क्योंकि ज्यादा चर्चा करने के बाद एक सेक्शन है जिसको ज्यादा फायदा होता है। सवाल तो राजनीति लाभ हानि की चीज है, किसको लाभ होता है क्या। अब जैसे ओवैसी साहब मुसलमानों के खैर खा है, मुसलमानों के हक में आके बात करते हैं, लेकिन इसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट कहाँ होता है। तो ये जो गुनागणित है ना लाभ हानि का, वो ज्यादा हानि करा देता है, लाभ कम करा देता है। अब ऐसा नहीं कि शहाबुद्दीन साहब का चर्चा चल रहा था या उस समय के बाहुबली तमाम जिसको ये लोग बाहुबली बोलते हैं, तो उस समय ऐसा नहीं थे जाबिर हुसैन साहब बिहार में नहीं थे। भाई जयप्रकाश आंदोलन में एक बड़ा चेहरा जाबिर हुसैन साहब है। कहाँ जाबिर हुसैन साहब, कितने लोगों ने मुसलमानों ने उनको अपना नेता माना, बड़े स्कॉलर है जाबिर हुसैन साहब, साधारण नेता नहीं रहे जी। अभी राष्ट्रीय जनता दल में तनवीर हसन साहब हैं जी, या गुलाम सरवर साहब शेरे बिहार, मतलब मामूली नहीं, बहुत बड़े पत्रकार, बहुत बड़े ऑडिटर, बहुत बड़े स्कॉलर, संगम के संपादक, कितने लोगों ने चर्चा किया। तो सवाल है कि गुलाम सरवर साहब के नैरेटिव रचने से वो जो समाज में जो 80% का बेनिफिट है वो नहीं मिलता है। शहाबुद्दीन साहब के मरने के बाद में शहाबुद्दीन के नाम जिंदा किया जाता है ताकि उससे बेनिफिट मिलता है। देखिएगा पूरा का पूरा नैरेटिव सिवान में रचा गया। ये तो अक्लमंद था उनका लड़का, अच्छा पढ़ा लिखा, पढ़ लिख के लगता बढ़िया जगह से आया है, तो कम से कम उन्होंने एक चीज खामोश कि उन्होंने 100 चीज के खामोशी अख्तियार कर ली, 100 जवाब का एक जवाब खामोश हो जाना, तो आज उसका बेनिफिट उसको मिल गया। तो जो लोग खामोश होना सीख गए हैं, जो बाहुबली के पुत्र हैं, जो भी कितना लगा वो मुन्ना शुक्ला की बेटी पर देखिए किस तरह का पूरा चुनाव बेचारी रोती ही रहती। कल परसों मैंने देखा कार में हंस रही थी और बहुत अच्छा जवाब दे रही थी। तो ये जो आप बाहुबली जो है ना, ये जो एक प्रकार का वो लगा दिया गया भाई इसी 10 साल के अंदर में मुसलमानों के पिछड़े और अति पिछड़े समाज में फिरोज मंसूरी भी है भाई साहब, उस समाज से निकल के यहाँ तक आया है। तो उसकी कितने चर्चे हो गए। उनको किस पार्टी ने कहा कि आ जाओ मेरा प्रवक्ता बन जाओ, आ जाओ मेरे यहाँ पर बहुत सारा पद ले लो। तो ये जो तरीका है ना राजनीति में उभरने का, उसकी चीजों को करने का, इससे तो दो चले। और यही वजह है कि मुसलमानों का जो न्यू जनरेशन जो है वो तमाम चीजों को समझने लगा। और इसलिए मैं कहता हूँ कि नीतीश जी ने इस बात को समझा कि कहाँ डरते हैं। ये बार बार सर जो विनय सर जो कह रहे हैं कि सोशल सिक्योरिटी का सवाल आया और बार बार वो सुरक्षा जो देगा उसके साथ खड़े हुए थे, तो उसी का काट नीतीश कुमार जी ने निकाला कि चलो तालीमी मरकज देके 11,000 22,000 देते हैं, इसको आर्थिक रूप से मजबूत करते हैं, देखते हैं थाना में किसकी पड़ी चलती है, देखते हैं इसको टीचर बना देते हैं, देखते हैं इसको 50,000 रुपए दे देते हैं। और धीरे धीरे उन्होंने आर्थिक सशक्तिकरण किया इस समाज का, जिस समाज को लोगों ने वोट बैंक बनाया था, और उसका असर दिखा। फिरोज साहब बहुत बार रिपीटेड मामला है, लेकिन फिर भी वो बहुत बड़ा काम हुआ था कब्रिस्तानों की घेराबंदी, क्योंकि उसको लेके बहुत सारे जी, और कब्रिस्तान टोटल क्राउड हो जाता था, टोटल लड़ाई हो जाती थी कब्रिस्तान को बैठने का हमेशा अक्सर। अभी हाल फिलहाल में फुलपरास में जाके जबरदस्ती कब्रिस्तान पे कब्जा कर लिया, कहा मेरा कब्जा। वो तो समझिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं जो हर वो जगह का वो चीज का पता लगा। कि मुझे बहुत गुस्सा उठता है, मेरे जैसा आदमी भले उसके साथ समर्थन में बात करता हो, लेकिन मुझे बहुत गुस्सा उठता है जब लोग कहता है कि मैंने कब्रिस्तान इतनी बना दी। हमने कहा मुसलमानों के डेवलपमेंट का ये मॉडल नहीं है कि कब्रिस्तान आपने इतना बनाया, कब्रिस्तान से शुरू करना ये भी ठीक नहीं है। लेकिन मैं कहता हूं कि आपने जितना काम किया है, आपने उर्दू डिजिटलाइजेशन पे काम किया, आपने लाइब्रेरी पे काम किया भाई, आपने मदरसों पे काम किया, आपने बड़ा काम किया, आपने उनके सिलेबस को चेंज किया, आपने मदरसा एजुकेशन बोर्ड के पूरे सिलेबस को चेंज करके एनसीईआरटी के सिलेबस के मॉडल पे लाके खड़ा। अब कोई माई का लाल बिहार में एलिगेशन नहीं लगा सकता है कि मदरसे में फला पढ़ाई होती है। भाई साहब एनसीईआरटी का सिलेबस चलता है मदरसा में आपके यहाँ, मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे बात हो रहा है मदरसे में, कौन किया, कौन, कहाँ, इस समाज कहाँ से कहाँ कौन लाया। तो क्रेडिट तो मैं दूंगा, इसलिए मैं कहता हूं कि मुसलमानों का नेता मुसलमान नहीं हो सकता है। हाँ, ओवैसी ने एक काम किया संजीव जी ने
कि ये जो नेतृत्व के सवाल को जो लोग दबा देते थे ये कह के कि कोई किसी को फायदा हो जाएगा, उसको ओवैसी साहब ने एड्रेस किया, इसका फायदा हुआ। वो 5 जो जीते हैं ना, मैं आपको बताता हूँ, मैं उनका घोर विरोधी आदमी हूँ। ओवैसी साहब का व्यक्तिगत में बहुत प्रशंसक आदमी हूँ, लेकिन मैं उनकी विचारधारा का घोर विरोधी आदमी। मैं आपको कहता हूँ, ये जो मुर्दे लोग जाते थे ना विधानसभा जीत के, ये 18 चले जाते ना, कुछ ना उखाड़ पाते। ये 5 गए हैं ना, ये 5 50 पर भारी है, ये 5 चलिए 50 पर भारी है। क्यों? बिल्कुल जी बिल्कुल, थैंक यू जी फिरोज साहब। तो ये आप कह रहे हैं कि 5 जो है 50 पर भारी होंगे। वो तभी होता है विनय सर, जो थोड़ा सा फिरोज साहब कॉन्ट्राडिक्टरी एक हल्का बात कर ही ले रहे हैं, कि वो तभी होता है जब आप अपनी जमीन पे अपना लेगेसी की बात लेकर के जब सामने आएंगे। जो हमने कहा कि बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो सदन में गूंजने चाहिए, नहीं, स्टेट वो वाला। संजीव भाई, वो जो फिरोज भाई जो कहना चाह रहे हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो 18 मुल्ले जो कुरान की आयत दे करके अपना तर्क रखते थे, उसकी बजाय जो ये नया जनरेशन जाएगा वो अलग तरीके से बात करें। डेटा लेकर के बात करेगा, और उसके पास स्मार्टफोन होगा, हाँ, और एक वो सबसे अच्छी कुरान को डिफेंस के लिए नहीं खड़ा करेगा, हदीस यहाँ को पे एक डिफेंस के लिए बात, नहीं करेगा। विनय सर, एक बात यहाँ और हो गई, और वो ये हो गई कि इस यहाँ भी एक तरह से मोहन भागवत की पराजय कहेंगे। उनका नैरेटिव जो होता है उसमें ये जनादेश वहां जाकर के नहीं फंसा। एक तीसरी बात जो मैं कहना चाह रहा था, मुसलमानों के क्रिमिनल नेतृत्व को लेकर के, जो क्राइम कथित क्रिमिनल नेतृत्व सभी जातियों में लगभग यदि देखा जाए, तो एक दिन हम लोग बात कर रहे थे कि कम्युनिस्ट साथी से, तो यादवों का भी जो जो कम्युनिस्ट पार्टियों से आने वाला जो समूह था, उनकी जगह एक दबंग किस्म के लोग सामने आए। भूमिहारों में भी जो ये थोड़ा प्रोग्रेसिव एलिमेंट पीछे चले गए और दबंग किस्म के लोग राजनीति में सामने आए। तो ये सभी जातियों के साथ ये वाला मामला जो है, आनंद सिंह आप सोचिए ना, जेल से निकलते ही कहते हैं कि हम टिकट लेंगे और हम जदयू के उस पर लड़ेंगे। तो ये बात सिर्फ मुसलमानों में, ये पूरी राजनीति का एक अलग प्रसंग है जिस पर अलग से बात होनी चाहिए। ये क्या कह रहे हैं मीना, गणेश मीना, इन छोटी मोटी बातों पर बात मत किया करो आप, मोहन भागवत पीके। तो ये है, ये मोहन भागवत पीके ही मुख्य समस्या है गणेश भाई। पार्टियां तो बाय प्रोडक्ट हैं, मोहन भागवत मूल है, और पीके उसमें थोड़ा सा आए थे वो, इसलिए आज चूंकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। यही बात हो गई है, भारतीय बेरोजगार हैं, 5 किलो राशन लाइन में रखते हैं, फिर बात शुरू होती है बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार होता है, ओवैसी योगी भाई भाई। मेरा एक सवाल मंसूरी भाई जान से जानना कि 10 किलो के 10 मुसलमान स्कॉलर को जानते हैं, 10 जिलों के 10 मुसलमान स्कॉलर को जानते हैं क्या आप? थोड़ा व्यक्तिगत हो जाएगा तनवीर साहब, इसलिए आपका ये वाला जवाब हम नहीं ले रहे हैं उनसे। कांग्रेस और कांग्रेस के समर्थक पत्रकार कांग्रेस की हार का ठिकरा दूसरे दलों पर फोड़ने की पुरानी आदत है। दरअसल लाल भारती ये कह रहे हैं कि कांग्रेस जो कह रही है, उनके प्रवक्ता ने, कि आप हैदराबाद में नहीं लड़के दूसरी जगहों पे चुनाव लड़ते हैं, उसी पे ये कह रहे हैं कि ये अधिकार किसने दिया कि दूसरी जगहों पे पार्टियां। अब तक कांग्रेस 50 से अधिक चुनाव हार चुकी है, वहां पर भी जहां पर बीजेपी से सीधी टक्कर थी। तो इनका कहना यही है कि ये जो नैरेटिव है उसमें तो कांग्रेस पर भी लागू होगा। वैसी साहब ने कहा भी कि यदि कांग्रेस नहीं लड़ती तो हम 15 सीट और जीत जाते। विनय सर, नैरेटिव को बदल दिया, जैसे जैसे आम आदमी पार्टी ने बदला था, उसने भी कहा था कि कांग्रेस ने हराया जी। यही संजय जी, यही तो जो जो मुहावरा है ना कि खेलत में को काको घुसाए। देखिए, जो रेनबो पार्टी होती है, रेनबो पार्टी को इकट्ठा रखने के लिए और अच्छा परफॉर्म करने के लिए आपको एक बड़े नेता की आवश्यकता होती है। बड़े नेता की आवश्यकता होती है, और बड़ा नेता जो है वो सिर्फ विरासत से नहीं, बड़ा नेता को जमीन पर लोगों का विश्वास हासिल करना पड़ता है, और उसको राजनीति की तरह करना, तभी तभी जो है आप उस रेनबो कोएलिशन को बांध पाएंगे। अन्यथा जो है उसमें जो जो एक एक स्लाइस जो है उसके छोटे छोटे नेता बनते रहेंगे, और वो आपकी पार्टी बिखर जाएगी। तो ये बात तो ठीक है कि जो ओवैसी साहब कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस नहीं रहती तो वो ज्यादा सीटों पर जीतती, ये बात सही है। और आजादी के दिनों में भी जो ये सवाल जो है
जो कि मुस्लिमों का एक मुश्त नेतृत्व किसके पास में, उस समय भी शिमला समझौता में आया था। मुस्लिम लीग का यही दावा ही था कि कांग्रेस जो है उसका जो अध्यक्ष जो मौलाना आजाद जो है वो नहीं शामिल होने चाहिए वार्ता में, क्योंकि जो है सारे मुस्लिमों का एकमात्र प्रतिनिधित्व जो उनके पास में। तो ये जो दावेदारी जो है कि मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, सिर्फ मुस्लिम करेगा या दूसरे लोग भी करेंगे, ये जो बयार शुरू हुई है ना कि जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहीं हम मुस्लिम को चुनाव लड़ाएंगे, ये हमारी जो राजनीति है, जो सेकुलर राजनीति, उसको बहुत नुकसान पहुंचाती है। क्योंकि ये नैरेटिव फिर हो जाता है कि भाई ये मुसलमान एक मुश्त होकर के वोट दे रहे हैं और इसको हरा देंगे, उसको हरा देंगे, इकट्ठा हो। तो वो जो राजनीतिज्ञों का ये काम है कि वो उस धारा को रोके, इस विचार को रोके कि जो मुसलमान जो है वो सिर्फ मुस्लिम हितों में ही वो रहेगा, उसके लिए जो है देश हित या व्यापक समाज का हित के साथ वो नहीं जुड़ता है, सिर्फ अपने जमात की बात करता है। इस नैरेटिव को तोड़ने की जरूरत है कि वो व्यापक हित के साथ भी जुड़ता, हाँ अपनी हित की भी बात करेगा, क्यों नहीं करेगा, सब लोग करते हैं, वो भी करेगा, लेकिन उसको सिर्फ वहीं तक अगर आप जो राजनीतिक पार्टियां करती रही ये देख करके कि यहाँ मुसलमानों का 20% वोट है तो इस पार्टी को दो, ये हाल में जो जिस तरह की जो चीजें चल रही है ये हमारे राजनीति के लिए काफी नुकसानदेह है। और पहले ऐसे उदाहरण लेफ्ट की तरफ से आता था कि जो जनरल सीटों पे मुस्लिम मतदाता, मुस्लिम उम्मीदवार खड़े होते थे, जीतते थे, जहां उनकी बहुत आबादी नहीं भी होती थी। सबसे दुखद मैं ये मानता हूँ कि जो मैंने जो मजदूरों वाले इलाके थे जहाँ ट्रेड यूनियनों का बोलबाला था, वो सारी जगह से जो है वामपंथियों का वर्चस्व खत्म हो गया, जो एक बहुत अच्छी मिसाल पेश करती थी कि जहाँ पे जो है बड़े अच्छे मुस्लिम लीडर्स ट्रेड यूनियंस के बीच में आते थे, जिनको सब लोग नेता मानते। बिल्कुल पुरानी राजनीति बहुत सारी खत्म हुई और इस कारण से जो है लोग बहुत सारा ठिकरा 90 के दशक में लालू जी पर भी ला करके, हमारे वो मित्र भी जो कह रहे थे कि जो पढ़े लिखे प्रोग्रेसिव जातियों के लोग थे वो पीछे चले गए, तो वो इतनी समग्रता में एनालिसिस नहीं करते विनय सर जितनी आप कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। दिख रही है कि मनोरमा जुड़ने जा रही है, लेकिन अब शो खत्म हो रहा है, तो हम लोग अब जोड़ लिया जाए तो सिर्फ हम लोग हमको हाय हेलो कर देंगे। और ये एक बात है, आप सही जी मैंने लिख दिया था हमारे समय में जो खरीदारी की है उसमें से हम लोग बचा के रखना पड़ेगा। आपको वेलकम किया और नमस्कार कहेंगे जी। माफ करेंगे, मुझे देर हो गई तो मैं आज जुड़ नहीं पाई समय से, तो कोई नहीं, आपका वेलकम और नमस्कार। तो ये है, और ये जो शेखर कुमार कह रहे हैं, उनकी एक लास्ट मीटिंग जो स्मिता प्रकाश के साथ हुई थी पीके की, उसमें उन्होंने अपने को कहा था कि वो प्रो कैपिटल हैं और हैं, लेकिन आवारा पूंजी वाला है, क्योंकि कैपिटल के मामले में भी कांग्रेस और बीजेपी दो ऑर्गेनाइज्ड संस्थाएं हैं जो अपने ढंग से काम करती हैं, मनमोहन सिंह से लेकर के नरेंद्र मोदी तक। तो इसलिए पीके की वहां भी जगह नहीं है, पीके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विनय सर, फिरोज सर और मनोरमा जी, आपका भी अंत भला तो सब भला। मिलते हैं फिर कल 8 बजे। नमस्कार।